केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो जो रेट होता है वो क्या होता है ना, है ना, इस तरीके से। पहले नोबल गैसेस का हो जाएगा, है ना। टाइट्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टाइट्रेशन में मैंने जितना करा दिया, जितना डिटेल में करा दिया है, उतना जरूरत उस अगर उतना ही कर लोगे तो भी आपके न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है बेसिक बेसिक आता है बहुत ज्यादा, तो टेंशन नहीं है। पहले अपन नोबल गैसेस का कर लेंगे, फिर टाइट्रेशन पे आएंगे, फिजिकल का बाद में करेंगे। पहले इनऑर्गेनिक का निपटा लेते हैं। इनऑर्गेनिक पूरी लगभग खत्म हो गई है, और खूब पढ़ाई है आप लोगों को, है ना। खूब सारा पढ़ा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। बस जान नहीं निकली है, बाकी सब, है ना, पूरा तेल निकल गया, समझ रहे हो। खूब पढ़वा लिया आपने, है ना। अभी डी ब्लॉक भी पढ़ोगे, है ना। हम्म। चलो, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं रेट की। तो रेट जब आता है, तो रेट जो आता है, रेट का मतलब होता है एनी स्टडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी स्टडी आप जब करते हो तो वो रेट बन जाता है ना। ठीक है ना। कितने न्यूमेरिकल आप कितने समय में खत्म करते हो, वो आपका न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने का या न्यूमेरिकल कंप्लीट करने का समय, कितने चैप्टर हम लोग पढ़ाते हैं कितने समय में, तो वो रेट जो होता है ना, वो क्या होता है? वो रेट कहलाता है ना। जैसे अभी आप देख रहे हो कि काफी स्लो हो जाता है ऑनलाइन में रेट, है ना। मेरा थोड़ा और ज्यादा स्लो हो जाता है। तो रेट जो है ना, रेट जो है ना, कोई भी चीज जो टाइम के रिस्पेक्ट में आप देख रहे होते हैं वो रेट बन जाता है। केमिकल रिएक्शन में आप जानते हैं कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, और उनके अमाउंट जो है ना वो कम ज्यादा होती है। रिएक्टेंट के अमाउंट जनरली कम होता है ना। आप किसी भी अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो केमिकल रिएक्शन में ज्यादातर केसेस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस को अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर आपने पाया होगा कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो कंज्यूम होते हैं। रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। तो जो कंज्यूम्ड होंगे उनका अमाउंट कम होगा, जो फॉर्म्ड होंगे उनका अमाउंट क्या होगा, उनका अमाउंट जो होगा वो ज्यादा होगा, है ना, इस तरीके से। ओके, आ रहा है बात समझ में, है ना। ठीक है। वीडियो बंद रख यार, वीडियो तो दिखाता है ना, यूट्यूब पे डलता है, फिर ठीक नहीं रहेगा। रेट, है ना, इस तरीके से केमिकल रिएक्शन जो है ना ये रहेगा। तो जो रेट यहाँ पे बनेगा केमिकल रिएक्शन के लिए, जो रेट बनेगा, वो जो बनेगा वो बेसिक जो रेट होता है वो होता है N2 - N1 अपॉन T2 - T1। ऐसे लिख लो, या आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स फाइनल माइनस नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल, पहले, है ना। और टाइम जो है फाइनल, और टाइम जो है इनिशियल। ये वो फॉर्मूला है जो कहीं पर भी आप लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, कहीं पर भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। N2 - N1 अपॉन क्या हो जाएगा, T2 - T1। ये फॉर्मूला अपने, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। ये आप लगा सकते हो फॉर्मूला, ठीक है, इस तरीके से चलेगा, है ना। ये रहता है। ओके। और अगर ऐसा कुछ हुआ कि जिस रिएक्शन कंटेनर में, जिसमें जैसे मान लो एक रिएक्शन हो रही है, और वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर, जैसे मान लो हम लोग कहा कि जो है ना, हम लोगों के लिए बोला जाए, ऐसा कुछ बोला जाए कि कोई कोई ए सब 2A से मान लो कोई सब्सटेंस है जो बी गैसियस और सी गैसियस में जा रहा है, ऐसे करके, है ना, इस तरीके से बना रहा है। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट ले लो, 3B ले लो, ऐसे करके कुछ ले लो, है ना। तो इसका जो मोल होगा, इसका मोल मैं 10 मोल लेके चल रहा हूँ T = 0 पर। और कुछ समय के बाद, 10 मिनट के बाद जब मैंने देखा, तो इसका जो 8 मोल जो है ना यहाँ पे बचता है। यहाँ पर जो आप लिखोगे, आप ध्यान दीजिएगा, ये 0 0 होगा। मैं आपको कॉलम फिक्स कर देता हूँ, है ना। और अगर आपने ये मेरी बात मानी, जो मैं बात बता रहा हूँ, आप चैप्टर में, आप अपना, आप, मैं जितना अभी मैं बताऊंगा ना अभी, इसको करके आप पूरे चैप्टर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप मेरी ये बात मानोगे, मैं 3 प्लेस फिक्स कर रहा हूँ, प्लेस फिक्स कर रहा हूँ आपके लिए। ये वाला जो है ना, जो केमिकल रिएक्शन लिखोगे उसके जस्ट नीचे एक ये प्लेस फिक्स कर रहा हूँ रेड पेन से। यहाँ पे आपको इनिशियल मोल्स की इंफॉर्मेशन पुट करनी है। किसकी करनी है? इनिशियल मोल की। मोल्स दे रखा होगा,
हो सकता है वॉल्यूम भी दिया जा सकता है, प्रेशर के डेटा भी दिए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये तो इनिशियल का हो जाएगा। अब मैं आपको ब्लू पेन से फिक्स कर रहा हूँ, ये वाले जो प्लेस फिक्स कर रहा हूँ, ये वाला प्लेस, ये प्लेस किसका होगा, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे आप क्या लिखते हो केमिकल रिएक्शंस में, क्या लिखते हो? हैंड रेज कर दो ऊपर, है ना, देख लो क्या लिखते हो। यहाँ पे क्या, निखिल, रवि, क्या लिखोगे? फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल, हाँ क्या नहीं, लिखते 10 मिनट बाद कितना कंज्यूम हो गया। कंज्यूम हो गया, वो लिखोगे? Yes. कौन सा लिखोगे बोलो? 10 मिनट के बाद जो बचेगा वो। जो बचेगा वो ना, फाइनल भी नहीं लिखना है, फाइनल भी नहीं लिखना, जो बचेगा। यहाँ पे जो है ना, जो लेफ्ट मोल्स होंगे, है ना, जो लेफ्ट मोल्स होंगे, बैठे हुए हो यार, तो माइक ओपन करो तो मुश्किल है, चैट ओपन करो तो मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट मोल्स जो है ना वो आपको यहाँ पे बताने हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे बचे हुए मोल्स, बल्कि मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, मैं कहूंगा आप बिल्कुल हिंदी में सोचे, बचे हुए मोल्स, ये ज्यादा काम आएगा आपके। बचे हुए मोल्स जो होते हैं ना, वो ज्यादा, लैंग्वेज जो है ना वो ज्यादा काम आती है ना, बचे हुए मोल्स वाली लैंग्वेज जो है ना वो ज्यादा काम आती है, ज्यादा काम आएगी, और मेरी गारंटी है मतलब कि आपको ज्यादा काम आएगी, ठीक है। अब मैं आपको ब्लैक पेन से एक प्लेस फिक्स करता हूँ, यहाँ वाला, ये वाले कौन से मोल्स होंगे, इसके दो पार्ट होंगे, है ना, एरो से पहले वाला और एरो के बाद वाला, ठीक है। तो जो एरो के पहले वाला होगा, रिएक्टेंट साइड वाला होगा, यहाँ पे आप रिएक्टेड मोल लिखना, क्या लिखोगे, रिएक्टेड मोल्स। और प्रोडक्ट में आप लिखोगे फॉर्म्ड मोल्स, ऊपर में लिखोगे। अगर आपने ये चीज को फॉलो किया, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी है केमिकल काइनेटिक्स। और अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन गलत होगा। 90% चांस तो गलत होने के ही है, 10% चांस में जो है ना वो ये है कि आप लोग सही कर पाओगे। और अगर इसको फॉलो करोगे, क्योंकि मैंने मिस्टेक्स जो ऑब्जर्व की हैं वो इन्हीं प्लेसेस पे की हैं, क्योंकि अगर आप केमिकल रिएक्शन के दौरान जो डेटा पुट कर रहे हो, अगर आप वही मिस्टेक कर जाओगे तो आगे कुछ काम करने कोई मीनिंग ही नहीं बनता, है ना, आगे काम करने कोई मीनिंग नहीं बचता। तो अब मैं आपसे अगर ये पूछता हूँ कि इनिशियल मोल कितने थे, रवि, मनीष, है ना, इनिशियल मोल कितने थे, एक है, कितने थे, प्रत्यांशु? 10 मोल थे, कितने बचे? 10 मोल्स कितने बचे? बचे 8 8 बचे, कितने रिएक्ट हुए? 2 दो। अब माइक बंद कर लो, ठीक है। तो 2 मोल जो है ना वो बेसिकली, अभी कैसे लिखा, अभी इसको अगर अपने को प्रेजेंट करना है तो कैसे प्रेजेंट करोगे, 2A गैसियस विल गिविंग 1 मोल आउट ऑफ कितना रिएक्ट 3B गैसियस प्लस C गैसियस, है ना। अब ये कंटेनर में हो रहा है मान लो, है ना, ये तीनों सब्सटेंस कैसे सब्सटेंस है, माइक बंद कर लो यार, है ना। तो यहाँ पे T इक्वल टू 0 में क्या होगा, यहाँ पे एक तो ये 10 मोल होगा, और ये 0 होगा, और ये 0 होगा, और जो 2 मोल होंगे वो आपको ऊपर लिखने हैं रिएक्टेड वाले, है ना। तो ये 2 मोल से कितना बनेगा, ये 3 मोल बनेगा, और ये कितना बनेगा, ये 1 मोल बनेगा। तो बने वाले तो ऊपर लिख दिए, ठीक है। और जो यहाँ पे बचे हुए वाले थे T इक्वल टू 10 मिनट पे, वो यहाँ पे कितना बचा, 8 मोल बचा, और ये कितना बनेगा, ये 3 मोल बनेगा, और ये कितना बनेगा, ये 1 मोल बनेगा। प्रोडक्ट में तो ऑब्वियस सी बात है 1 मोल ही लिखे, पहले कितने थे, 0 थे, अब कितने बन के आ गए, 3 बन के आ गए, पहले कितने थे, 0 थे, अब कितने बन के आ गए, 1 मोल बन के आ गए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे RA बताओ, तो RA कैसे लिखोगे, RA कैसे लिखोगे, यही लिखोगे ना, N2 माइनस N1 अपॉन T2 माइनस T1, यही लिखोगे। N2 कितना लिखोगे, 8, माइनस कितना लिखोगे, 10, डिवाइड बाई क्या लिखोगे बोलो, 10 मिनट। ऐसा लिखोगे तो क्या आएगा, -2/10 आएगा। मैं अभी सॉल्व नहीं करना, ऐसे ही लिख देना इसको, है ना। यहाँ कोई दिक्कत है किसी को? चैट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई समस्या है किसी को, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए लिख रहा हूँ मैं, N2 माइनस N1 अपॉन T2 माइनस T1, नहीं दिक्कत है। यहाँ पे एक दिक्कत है, एक दिक्कत है, रेट माइनस नहीं आ सकता है, रेट जो है ना वो निगेटिव नहीं हो सकता,
यूनिट तो मोल पर मिनट लेना, यूनिट जो होगा, यूनिट ऊपर में क्या लिखा है मोल, नीचे में क्या लिखा है मिनट, तो मोल पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, मोल पर मिनट हो जाएगा, रेट माइनस नहीं आ सकता, माइनस बैकवर्ड वाला भी मॉड मॉड नहीं लेना है, मॉड नहीं लेंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नियम बना लिया है कि अगर कोई चीज कंज्यूम हो रही है ना तो उसके सामने माइनस साइन लगा देंगे। अगर कोई चीज कंज्यूम कम हो रही है ना तो कम होने वाली चीज के सामने इस फॉर्मूले में माइनस साइन लगा दें। बेसिकली ये फॉर्मूला जो है ना वो ऐसा होना चाहिए था, प्लस माइनस करके, ऐसे प्लस माइनस n2 माइनस n1 अपॉन t2 माइनस t1, ये इस तरीके से लिखा जाता है। और माइनस साइन तब ले लिया जाता है जब कोई चीज कंज्यूम हो रही होती, कम हो रही होती है। तो अगर आप इसके सामने माइनस साइन लगा दोगे तो फाइनली आपके पास क्या रिजल्ट बन के आएगा, फाइनली यू विल गेट 2/10 मोल पर मिनट से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ, आ रही नहीं आ रही समझ में? ठीक, अब बात करते हैं आर बी की, बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बी की बात कर लेते हैं। तो बी में क्या होगा, आर बी जो होगा वो क्या होगा, है ना। आर बी के लिए क्या लिखोगे, n2 माइनस n1 अपॉन t2 माइनस t1 लिखना। लेकिन आप जानते हो क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, बन रहा है, मोल्स बढ़ रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे प्लस साइन ही लिखिएगा, है ना, बढ़ने के लिए प्लस साइन, उस तरीके से। तो n2 कितना हो गया 3, पहले कितना था 0, बाद में क्या करोगे 10 माइनस 0, दैट बिकम 3/10। ऐसे लिखना, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, है ना। 2/10 को जानबूझ के 1/5 नहीं लिख रहा हूँ, अभी जरूरत पड़ेगी मुझे उसकी, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा। और जो हमारा आरसी है वो क्या होगा, बोलो आरसी क्या होगा, उसमें भी आप लगा सकते हैं n2 माइनस n1 अपॉन t2 माइनस t1, यहाँ पे प्लस साइन होगा। n2 की वैल्यू कितनी, 1 माइनस 0, ये कितना होगा 10 माइनस 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/10 मोल पर मिनट, है ना। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अब एक काम कीजिए, ये जो फॉर्मूला होता है ना, कभी कभी आप लोगों को ये फॉर्मूला, है ना, बहुत ही आप बाकी लोगों को देखना, मतलब बड़ी बड़ी जल्दबाजी रहती है उनको रेट बढ़ाने में, और बड़े जादू के तरीके से जो है ना आगे निकल जाते हैं पढ़ाते समय, और वही प्रॉब्लम होता भी है लोगों को, बच्चों को फिर प्रॉब्लम होता है। तो n2 माइनस n1 जो होगा, इसको बहुत फ्रिक्वेंटली लोग c2 माइनस c1 अपॉन t2 माइनस t1 लिख देते हैं, लेकिन ये कब हो सकता है ना, है ना। हाँ, ये जो, हाँ, बी और सी वाले जो है ना वो फॉर्म्ड हुए हैं और ये कंज्यूम हुआ है। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब आप इस रिजल्ट पे यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच सकते हो, है ना, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचोगे। ठीक है, उसका तरीका ये है कि आप इसे किससे डिवाइड कर दें, वॉल्यूम से डिवाइड कर दें पूरे रिजल्ट को। तो पूरे रिजल्ट को जब वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो n2 माइनस n1 अपॉन t2 माइनस t1 होगा। तो ये होगा n2 बाई वी माइनस n1 बाई वी, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। मोल्स अपॉन वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, और ये T2 माइनस T1 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पे जो N2 था उसका मोल्स भी V, उसका वॉल्यूम भी V है, और जो N1 मोल्स था उसका वॉल्यूम भी V है। तभी ऐसा कर सकते हो, तभी ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। मेरी बात पता नहीं आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे शुरुआत में मोल कितने लिए थे, ए के 10 मोल लिए थे ना, 10 मोल का जो वॉल्यूम था वो इस कंटेनर का मैं वॉल्यूम मान लेता हूँ 10 लीटर के बराबर। तो जो ए मोल जब शुरुआत किया था ना आपने 10 मोल रखकर, तब भी उसका वॉल्यूम 10 लीटर के बराबर था। जब वो 2 मोल कंज्यूम होके 8 मोल बचा हुआ है ना, N2 जब हो गया है वो 8 मोल बचा है ए, तब भी उसका वॉल्यूम 10 लीटर के बराबर ही है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, अगर N2 का वॉल्यूम और N1 का वॉल्यूम, है ना, मतलब जो इनिशियल मोल थे और बचे हुए मोल्स थे, उन दोनों का अगर वॉल्यूम सेम है तो आपका N2 माइनस N1 अपॉन T2 माइनस T1 जो होगा
वो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 के बराबर किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अदरवाइज C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। वैलिड कौन सा है? N2 माइनस N1 अपॉन T2 माइनस, ये सबसे यूनिवर्सल फार्मूला है। N2 माइनस N1 अपॉन T2 माइनस T1 वाला जो फार्मूला है रेट का, ये सबसे यूनिवर्सल फार्मूला है। अब इससे हम डिफरेंट प्लेसेस पे जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, है ना, है ना। इसमें C कंसंट्रेशन है, C जो है ना, C जो है ना, आपको C जो है ना वो क्या है? वो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है। क्या है? कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन है किसमें? मोल पर लीटर में। समझा? मैं ये कह रहा हूँ कि N2 माइनस N1 अपॉन T2 माइनस T1 बिकम C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 ओनली व्हेन कि N2 का वॉल्यूम भी V हो और V2 का और N1 का वॉल्यूम भी V हो, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं लोग बहुत बहुत ही आसानी से बोल के निकल जाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। वो चमकता भी नहीं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा। अरे होमोजीनियस, हाँ ये बात सही है कि अगर होमोजीनियस गैसेस मिक्सचर होगा तो मोल्स कुछ भी बनी रहे, हर बार वॉल्यूम किसके बराबर आएगा? मोल्स कुछ भी बने रहे, हर बार वॉल्यूम किसके बराबर आएगा? कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर आएगा। कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर आएगा। या सुनो, हाँ अब मैं एक चेंज करने जा रहा हूँ। अब मैं एक चेंज करूंगा, वो आपको बताना चाह रहा था, एक चेंज करना चाह रहा हूँ, है ना। देखो यहाँ पे मैं एक कुछ चेंज करूंगा और वो चेंज है, हाँ वही, अगर किसी वजह से वॉल्यूम चेंज हो जाए, उसी की तो बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ। देखो सी का मैं जी गायब कर रहा हूँ। जी फॉर क्या था? गैसियस। उसकी जगह पे मैं कुछ और लिख रहा हूँ। क्या लिख दिया मैंने? क्या लिख दिया? हाँ कल बोर्ड पे ही होगा, 100% बोर्ड पे होगा। सॉलिड लिख दिया है ना। तो क्या आपको लगता है जो सी सॉलिड है उसका वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है। और जब वो N1 था, इनिशियल मोल्स था, इनिशियल में कितने इनिशियल मोल्स तो उसके 0 थे। सी के जब ये वाले मोल थे ना, N1 मोल थे, N1 की वैल्यू कितनी आई थी? यहाँ पे 0 आई थी। और N2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। जब इसका 1 मोल बन के आया है, जब इसका 1 मोल बन के आया है, तब क्या 1 मोल का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा क्या? हाँ नहीं होगा, है ना। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो सॉलिड अभी जो बन गया है ना, इस समय अगर हमारा आरसी जो सॉलिड है, आरसी जो सॉलिड है, उसके केस में N2 माइनस N1 अपॉन T2 माइनस T1 तो वैलिड है, लेकिन उसके केस में C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 जो होगा, ठीक है, वो नॉट वैलिड है। ये बताना चाह रहा हूँ। ये समझ में आ गया नहीं आ गया आपको? अब आ गया समझ में? ये वैलिड नहीं होगा। कंसंट्रेशन पे काम नहीं कर सकते आप। C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 नहीं कर सकते। कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है आपको नहीं बताया गया है कि सॉलिड और लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी ऐसे समझ लो कि जैसे एक गिलास पानी है, तो अब एक गिलास पानी का जो मास, मान लो आपने ऐसे समझ लो, वाटर की बात कर लेते हैं, तो बेसिकली लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस में क्या होता है, उनका मास बढ़ता है तो उनका वॉल्यूम भी बढ़ता है ना। तो उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट, तो ये C2 माइनस C1 तो बराबर ही है इसके केस में। सी के केस में C2 माइनस C1 तो 0 के बराबर आ जाएगा। कंसंट्रेशन यूनिटी नहीं लेते हैं, एक्टिव मास 1 ले लेते हैं। कंसंट्रेशन 1 नहीं लेते हैं, एक्टिव मास 1 मान लेते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में। एक्टिविटी 1 होती थी, कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट ही होती थी। एक्टिविटी, एक्टिव मास 1 होता था। बिल्कुल सही। ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब बताओ ये वाला समझ में आ रहा है रिजल्ट? ये वाला N2 माइनस N1
अपॉन T2 माइनस T1 बिकम C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 कब हो सकता है? कब हो सकता है? कौन से सब्सटेंसेस के लिए हो सकता है बताओ? फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए सब्सटेंस की? हाँ, गैसेस होनी चाहिए, गैसेस होनी चाहिए या फिर एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। गैसेस हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन हो, ये किसके लिए वैलिड होगा? हाँ, ये होगा फॉर गैसेस के लिए एंड एक्वस सॉल्यूशन के लिए। एक्वस सॉल्यूशन मतलब, है ना, हाँ सभी के लिए ये है ना। हाँ, एक्वस में क्यों? एक्वस में ऐसा हो जाएगा, एक्वस में जैसे आपने क्या किया, ये आपने ये पूरा एक कंटेनर लिया, यहाँ पे पूरा पानी भर लिया, ये पानी भरा हुआ है और ये वाटर आपने 100 लीटर ले लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने कोई रिएक्शन की, जैसे आपने मान लो इसका इक्विलिब्रियम लिखा, AgCl इक्विलिब्रियम लिखा ऐसे करके, Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एन एक्वस। तो यहाँ पर भी Ag प्लस आयन का वॉल्यूम कितना होगा? 100 लीटर होगा। Cl माइनस एन का वॉल्यूम भी कितना होगा? 100 लीटर होगा। एक्वस सॉल्यूशन में पूरा वॉल्यूम वही आएगा, है ना। एक्वस सॉल्यूशन में भी क्या होता है, कंपोनेंट जो आयंस होंगे ना, आयंस जो होगा वो क्या होगा, आयंस में भी क्या होगा, पूरा का पूरा जो होगा एक ही वॉल्यूम हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ये बात समझ में आ गई ना मेरी? ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा और ये दोनों में आपको हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो R बराबर क्या था, N2 माइनस N1 से हम लोग पहुंचे प्लस माइनस, N2 माइनस N1 से पहुंचे प्लस माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 पे। अब एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूं कि इफ यू हैव आइडियल गैस, इफ यू हैव आइडियल गैस, अगर आपको बता दिया जाए कि कंटेनर में जो गैसेस हैं, कैसा यूनिट अलग अलग है मतलब, हाँ रेट जो है ना, बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इनको इक्वल करना है, इक्वल नहीं करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिजल्ट जो है ना, कभी आप ये लगा सकते हो कि ये लगा सकते हो, दोनों मेरा मतलब ये है, इक्वल का तो नहीं है। ये रिजल्ट इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, दिस कैन बी कन्वर्टेड टू दिस, ये किया जा सकता है ना, ये किया जा सकता है बिल्कुल। यहाँ पे जो यूनिट है वही आएगा, है ना, सेम आएगा यहाँ पे, ये आएगा मोल, इसका यूनिट जो आएगा इसका आएगा मोल पर लीटर, टाइम इनवर्स आएगा इसमें, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अरे डेटा कभी कभी कंसंट्रेशन में आता है बच्चों, डेटा जो है ना, है ना, इस तरीके से आएगा। ओके, इस तरीके से आएगा। इफ यू हैव आइडियल, इफ यू हैव आइडियल गैस, है ना, अगर आपके पास आइडियल गैस होगा, अरे पढ़ाने देते नहीं हो यार, है ना। हाँ, तो आयनिक का डेटा जो आएगा, आयंस कंसंट्रेशन वगैरह जो आएगा तो मोल पर लीटर में ही आएगा ना। तो उस जिन्होंने जो लोग आयनिक इक्विलिब्रियम वाले कंडीशंस में काम कर रहे होंगे, जो लोग इसको लिख रहे हैं ना, R बराबर C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, तो कैसे पहुंचे, कैसे होंगे, यहाँ पे पहुंचे तो यहीं से होंगे। तो ये वाला रिजल्ट कब बनेगा, जब आपका N2 और N1 का वॉल्यूम सेम आएगा तभी बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। रेट का तो बेसिक फार्मूला N2 माइनस N1 अपॉन T2 माइनस T1 है, ये बेसिक फार्मूला वही है। अब वो फार्मूला C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब V2 N2 का वॉल्यूम भी V हो और N1 का वॉल्यूम भी V हो। इनिशियल मोल्स का वॉल्यूम भी वही उतना ही रहे जितना कि बचे हुए मोल्स का वॉल्यूम रहे,
तो ये इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है इसमें कन्वर्ट। ओके, अब अगर आइडियल गैस होगा तो क्या होगा? आइडियल गैस अगर होता है तो क्या यूज करते हो आप लोग? पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करते हो, है ना? पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करते हो, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? एन अपॉन वी आर टी हो जाएगा, हो जाएगा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? सी आर टी हो जाएगा, ठीक है, सी आर टी हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम इसमें चलते हैं, सी बराबर अगर करें तो क्या हो जाएगा? बोलो, पी बाई आर टी हो जाएगा, ठीक है, सी बराबर पी बाई आर टी हो जाएगा। तो यही जो फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला आप किससे स्टार्ट किए थे? N2 माइनस एन वन अपॉन T2 माइनस T1 से स्टार्ट किए थे। यही फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट कर लिया था? गैसेस के लिए। गैसेस के लिए फॉर्मूला हो गया था C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ये कहाँ लग जाएगा? गैसेस में लग जाएगा और एक्वस मीडियम में लग जाएगा। फिर यही फॉर्मूला जो था, इस फॉर्मूले को आप चाहो तो यहां से भी जा सकते हो कि जो C2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी? P2 बाई आर टी होगी, और C1 की वैल्यू जो होगी वो P1 बाई आर टी हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा P2 बाई आर टी, यहाँ पे P1 बाई आर टी हो जाएगी, यहाँ पे T2 बाई T1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा? ये P2 माइनस P1 होगा डिवाइड बाई R इंटू टी टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए वैलिड हो जाएगा? फॉर ओनली आइडियल गैस। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट किससे बन के आया है? आइडियल गैस से बन के आया है। तो जरूरी नहीं कि इस कंटेनर में रखी हुई गैसें कैसी थी। ये जो कंटेनर मैंने दिखाया था, ये जरूरी है कि ABC जो गैसेस हैं वो आइडियल गैस हो सकता है वो रियल गैस हो। तो रियल गैस होंगी तो ए का वॉल तो क्या होगा? तो आप N2 माइनस एन वन अपॉन T2 माइनस T1 या C2 माइनस C1 अपॉन अपॉन T2 माइनस T1 लगा सकते हो। लेकिन उसको आप इसमें ले जाओगे, तीसरे वाले फॉर्मूले में ले जाओगे, ये ठीक नहीं है ना? तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया चीजों के बारे में। ये क्या होगा? ये ऑलवेज वैलिड है, ये आपको जहां मन करे वहां लगा सकते हो। ऑलवेज वैलिड फॉर फॉर लिक्विड, सॉलिड, गैस, किसी के लिए भी कहीं भी लगाओ, कोई समस्या नहीं है। ये केवल एक्वस मीडियम में वैलिड है जहाँ पे आपके गैसेस या आयंस होंगे। एक्वस मीडियम में आप पाओगे तो केवल आपको आयंस मिलेंगे, तो आयंस वगैरह का जो होगा डील होगा वो इससे किया जा सकता है कंसंट्रेशन में। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर और ये सब पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करके अगर आपने काम किया तो फिर ये हो जाएगा। आपकी सीट में तीनों तरीके के क्वेश्चंस हैं, है ना? आपकी सीट में तीनों तरीके के क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चन की जो क्लियरिटी है कि हमें कब क्या यूज करना है वो आपको अब समझ में आ जाएगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप ही क्लियर होगा कि हमें क्या क्वेश्चन में करना होगा। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आ रहा है क्लियरिटी आ रहा है? तो अब किसी को कुछ डाउट हो, मैं पहले हैंड डाउन करता हूँ सबके, फिर हैंड डाउन रेज करवाता हूँ। हैंड रेज कर लो, कुछ पूछना हो तो बताओ। अरुण, स्क्रॉल, तोमर, पारस सिंह तोमर, वो तो बोलो भाई। सर मुझे पहले वहाँ सर, बता दीजिए स्क्रीनशॉट सर, लेना वहाँ है। नेगेटिव साइन आ रहा था तो फिर पॉजिटिव कैसे किया? नेगेटिव रेट जैसी ऑफ ए। चीजें, रेट रेट नेगेटिव नहीं होता है किसी भी चीज का। रेट रेट होता है। जैसे आपके पॉकेट से -10 रुपए पर डे खर्च होते हैं, मान लो 10 रुपए खर्च होते हैं, तो आप जो लिखोगे वो 10 रुपए ही लिखोगे, -10 रुपए नहीं लिखोगे, समझे? तो इसलिए क्या होगा कि जो जो चीज नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाने के लिए अपन ने एक माइनस साइन और लगा रखा है। तो अगर हमें ये पता चले कि कोई चीज कंज्यूम हो रही है तो उसके सामने आपको माइनस साइन लगाना है, और जो चीज बढ़ रही है उसके सामने आपको प्लस साइन लगाना है। इसलिए क्या होगा, वरना अगर आप माइनस साइन नहीं लगाते थे तो यहाँ पे क्या आ रहा था? 2/10 कैसा आ रहा था? दिख रहा है आपको इस समय? बिना माइनस साइन को नेगेटिव आ रहा था। तो हम ये नहीं कह सकते कि ए का जो कंजम्पशन है वो -2/10 से हो रहा है, समझ गए? रेट आपको हमेशा पॉजिटिव बताना पड़ेगा, तो पॉजिटिव बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? माइनस साइन लगाना पड़ता है, ठीक है मनीष, है ना? अरुण, रवि, IIT, बोलो। यस सर। C2 माइनस C1 में V का मल्टीपल नहीं होगा क्या? नहीं, C2 माइनस C1 का में V का मल्टीपल नहीं होगा।
तो P2 माइनस P1 वाले में डिवाइड बाय RT क्या होगा, उसमें भी RT का मल्टीप्लाई बना सकते हैं। उसमें भी RT का वो तो यूनिट उसमें अगर आप फिर V 1 बाय RT मल्टीप्लाई से कर लोगे ना C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 वाले में V मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप N2 माइनस N1 अपॉन T2 माइनस T1 पे आ जाओगे। तो सर मेरे उसे रेट के इक्वल तो करना है, हाँ हमें उसे C2 माइनस C1 को हमें रेट के इक्वल तो करना है, नहीं, तो हमें रेट इसे की मल्टीप्लाई यूनिट करना का पड़ेगा टेंशन ना। नहीं है, ये रेट आप किस फॉर्म में लिख रहे हो वो है। बेसिक रेट तो आप ये लिख सकते हैं, आप N2 माइनस N1 ये अमाउंट है। अगर आप कंसंट्रेशन में काम करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। रेट जो है ना N2 माइनस N1 अपॉन T2 माइनस T1 बिकम C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 व्हेन वॉल्यूम इन बोथ द कंडीशन इनिशियल और फाइनल में कैसा हो सेम हो, तभी हो सकता है। ये समझा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत P2 नहीं। माइनस P सर P2 माइनस P1 वाले में उसे भी अपन प्रेशर वगैरह की रेट बोल सकते हैं ना, 1 बाय RT को हटा देते हैं। किसको? P2 RT? माइनस P1 है, हाँ हाँ इसमें RT को हटाकर बोल देंगे कि प्रेशर की रेट है। हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कब होगा मैं आपको समझा देता हूँ। अगर या तो ऐसे लिख लेना, या अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए, आपके क्वेश्चन में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसा मैं स्टार मार्क करके बताता हूँ, आपका कंटेनर जो हो वो क्लोज्ड हो, ऐसा रिजिड वॉल कंटेनर हो जहाँ पे वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो आपकी केमिकल रिएक्शन में PV इक्वल टू NRT से आप क्या देखोगे कि यहाँ पर वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल टू N होगा। तो जब प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर की आपस में प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, उसके केस में क्या होगा, ये वाला जो फार्मूला है N2 माइनस N1 अपॉन T2 माइनस T1 जो फार्मूला है, ये फार्मूला जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 में, इसमें कन्वर्ट हो तो जाएगा। प्रोपोर्शनल होगा ना, मतलब ये इक्वल थोड़ा है, इससे प्रोपोर्शनल टू होगा इनके बीच हाँ में। ये आप कर इसमें दे सकते हैं, और आप उसमें क्या करोगे, उसमें आप ऐसा दिया जाए, ऐसा किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एटमॉस्फेयर पर मिनट में आप दे सकते हो इसका डेटा, कोई समस्या नहीं है। फिर ये N2 माइनस N1 by T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 by T2 माइनस T1 होगा। हाँ मोल्स को प्रेशर, जैसे आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत सारे KP KC क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, आप प्रेशर को ही मान लेते थे ना। और ईडियोमेट्री पढ़ा था तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा था ईडियोमेट्री? हाँ सर हाँ, तो ईडियोमेट्री में आप लोग वॉल्यूम में ही काम करते ना सारा, 1 मोल को 1 वॉल्यूम मान लिया करते थे, है ना। इस तरीके से हो यस जाएगा। सर। हाँ, इसकी जो यूनिट होगी, इसकी जो RT वाले की जो यूनिट होगी, ये जो आइडियल गैस वाले की, इसकी तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर यही आएगी, मतलब इसका आएगा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, इसकी यूनिट आएगी, ये निकल के आने वाली है ना। मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स आएगी इस तरीके से, है ना। इसकी एटमॉस्फेयर इनवर्स आएगी, उसकी मोल पर मिनट आएगी, ऐसे करके आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। ठीक है, आगे समझ में, है ना। यस सर। काइनेटिक्स की सीट है किसी के पास इस समय अभी? या एक काम करता हूँ, चलो मैं ही कराता हूँ क्वेश्चन, है ना, और थोड़ा बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें खत्म कर देंगे, यहाँ रोक देंगे किस स्टेज पर, है ना। इसमें क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स में ये देखा जाता है, जैसे कि जैसे मान लो एक रिएक्शन होती है 2NH3 दैट विल गिव यू N2 + 3H2, ये होगा, है ना। तो जैसे होगा क्या कि जब केमिकल रिएक्शन आप करोगे, तो केमिकल रिएक्शन जब आप करते हो तो ऐसे एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर की बात की जाती है ना। एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, है ना, पढ़ाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, दो है। तो आपको पता है नाइट्रोजन जो आपको है यहाँ पे बनेगा, मतलब उसको उल्टा लिखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, तो समझाने में आसानी हो जाएगी। N2 + 3H2 विल गिव यू 2NH3, है ना। इसको ऐसे लिखो, ज्यादा अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि नाइट्रोजन का जब यहाँ पे एक पार्टिकल पहुंचेगा एक्टिवेशन एनर्जी पर, तो उस समय हाइड्रोजन के 3 पार्टिकल पहुंच रहे होंगे, या सुनो? यहाँ ठीक है, बोलो ये ठीक है निखिल? हाँ सही है ये, क्योंकि हमें ये बताया इसमें यस सर। यहाँ हमें पता चल रहा है कि इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 3 मोल करेगा। तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन का एक पहुंचता है तो हाइड्रोजन के 3 पहुंचेंगे, तो किसकी स्पीड ज्यादा है? हाइड्रोजन की कितनी ज्यादा है? 3 गुना।
3 गुना किसकी है? हाँ 3 गुना किसकी है? हाइड्रोजन की जो स्पीड है यस सर, किसकी 3 गुना है? नाइट्रोजन की, तो इसमें नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से, तो इसमें यस 3 सर, डिवाइड कर दूं तो ये नाइट्रोजन के बराबर हो जाएगी ना। यस सर, ठीक है। और यहाँ पे जो अमोनिया बनेंगे, चलो ग्रीन पेन से लेते हैं, 2 अमोनिया बना देते हैं। तो नाइट्रोजन और अमोनिया का देख लो स्पीड क्या होगा। जब 1 मोल नाइट्रोजन जब कंज्यूम होगा तो दुगना। अमोनिया कितना मोल बनेगा? 2 मोल सर, इन दोनों के 2 बीच में मोल। क्या पाएगा? इन दोनों के बीच में सर रेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू रेट ऑफ नाइट्रोजन। अमोनिया के रेट को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो वो इसके बराबर आ जाएगा। यस सर, तो फिर ये आपस में सारे बराबर कर दो। इनसे क्या, अगर मैं पहला और दूसरा इक्वेशन देखूं, ये फर्स्ट देखूं या सेकंड देखूं, तो फर्स्ट यस का सर, आरएचएस तो इक्वल है ना दोनों का, यस सर, तो एलएचएस भी इक्वल कर दो यार, क्या दिक्कत है? हाइड्रोजन का यस, डिवाइड बाई 3 जो होगा वो अमोनिया का डिवाइड बाई 2, और यस, ये ठीक है, ऐसे कर दिया जाए। यस सर। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है? आर, ये आर ऑफ N2 कैसे लिखा जा सकता है? N2 कंज्यूम हो रहा है या फॉर्म्ड हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। इसको लिखा जा सकता है डी बाई डी टी ऑफ N ऑफ नाइट्रोजन। यस सर, ये भी कंज्यूम, तो माइनस साइन होगा, डी बाई डी टी ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो कंज्यूम है डिवाइड बाई 3। और इसको लिखा जा सकता है 1/2 डी बाई डी टी ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, यस सर, और ये आर लिखा जा सकता है ऐसे। यस सर, ओवरऑल रिएक्शन, तो रिएक्शन जो भाई नाइट्रोजन के खत्म होने का रेट अलग होगा, हम है ना, हाइड्रोजन के खत्म होने का रेट अलग होगा, अमोनिया के बनने का रेट अलग होगा, लेकिन पूरी ओवरऑल रिएक्शन के खत्म होने का रेट क्या होगा? वो एक ही होगा। सेम होगा। जैसे आपका सिलेबस है, तो आपका सिलेबस के फिजिक्स का सिलेबस अलग रेट से चल रहा है, केमिस्ट्री अलग रेट से चल रहा है, मैथमेटिक्स अलग रेट से चल रहा है, लेकिन ओवरऑल जो होगा वो एक ही समय पे खत्म होगा, वो उसका ओवरऑल सिलेबस का एक रेट माना जाएगा। तो ये जो लिखा है मैंने आर, ये जो आर लिखा है वो बेसिकली क्या सिंबल है बता रहा है? वो रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपके कंटेनर में, अगर आपके इस कंटेनर में, समझना मैं जो बोलूंगा, इस कंटेनर में जिस कंटेनर रिएक्शन हो रही है उस कंटेनर का वॉल्यूम मान लो V है, तो आपको ऐसा लगता है कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया इन सब के वॉल्यूम हमेशा क्या बने रहेंगे? वी। V बने रहेंगे। तो नाउ यू कैन डिवाइड बाई V, यू कैन ऑल्सो डिवाइड बाई V, V से डिवाइड कर सकते हो ना, V से डिवाइड, हाँ, क्योंकि सबको यस सर, बराबर है, सबके पास V से डिवाइड कर लो। तो V से डिवाइड कर लोगे तो फाइनली कहाँ पहुंच जाओगे? फाइनली कंसंट्रेशन में लिखा हुआ, ज्यादातर लोग मोल्स में ना लिख के कंसंट्रेशन में लिखते हैं, ठीक है, लेकिन मैं पहले मोल्स में लिखता हूँ, बाद में कंसंट्रेशन पे आता हूँ। ठीक है, बार बार वो समझाने के लिए कि जो किया जा रहा है उसे ध्यान से समझो। डी बाई डी टी सर ऑफ, मुझे यहीं पास डाउट है सर। हाँ बोलो। सर कॉन्सेंट, जब आप मोल को डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करते हैं सर, तो आप उसको बैलेंस तो करते नहीं सर, मल्टीप्लाइड विद डिवाइड बाय वॉल्यूम सर, वी बाय वी का आप करते नहीं है सर, तो मतलब तो कॉन्सेंट्रेशन मुझे में चेंज हो जाए। फिर V बाई मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वापिस ही मोल पे लिख रहा हूँ यार, मुझे मोल नहीं की तो जगह सर उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे ना, नहीं, मतलब बैलेंस उसको क्या करना, कंसंट्रेशन पे काम कर लो ना। जिसका जब जिस सब्सटेंस का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है ना, उस सब्सटेंस का 1 मोल पर लीटर भी वैसे ही रिएक्ट करेगा, ये बता रहा हूँ। ओके सर, अच्छा अच्छा, यस सर, यस सर, हाँ जिस समझ तरीके से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है उसी तरीके से 1 मोल पर लीटर भी रिएक्ट करेगा। तो गया, मैं तो यस सर, आपको ये बता रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन में भी काम किया जा सकता है यस ना। सर, कॉन्सेंट्रेशन में, इसलिए मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस करने का मतलब ही नहीं, फिर V से तो वापस मोल पे पहुंच जाऊंगा। यस सर, तो इसीलिए तो नहीं, इसीलिए केवल डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा R, ये बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा। अरे बस समझ में, तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा ना। ये चीज आपको यहाँ भी देखने को मिल रही थी, इस जगह पर भी देखने को मिल रही थी। देखो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, मैं एक पेन दूसरा ले लेता हूँ, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, RA डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, तो ये मुझे 1/10 मिल जाएगा ना। यस सर, और अगर मैं RB को डिवाइड कर दूं 3 से, तो भी ये मुझे 1/10 मिल जाएगा। यस सर, और अगर मैं RC को डिवाइड कर दूं 1 से,
तो ये मुझे 1/10 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि RA/2 इज इक्वल टू क्या होगा, RB/3 और इक्वल टू RC, यही होगा ना। यस सर। तो हो तो रहा है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय उसी का कोफिशिएंट, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय उसी का कोफिशिएंट, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड उसका कोफिशिएंट, अगर ये सिचुएशन Yes. करते हैं तो वो आपस में बराबर, ये R के बराबर हो जाती है। और Yes. यही सिचुएशन आपने यहाँ भी देखी थी, अमोनिया इस वाले केस में भी देखी थी, है ना। नाइट्रोजन का कोफिशिएंट कितना था 1, तो यहाँ पे 1 डिवाइड हुआ था। हाइड्रोजन कितना कोफिशिएंट था 3, तो यहाँ पे 3 डिवाइड हुआ था। अमोनिया कितना था 2, यहाँ पे 2 डिवाइड हुआ था। तो जिसका आप रेट निकालने जा रहे हो डिवाइड बाय उसका कोफिशिएंट, उसी का रेट उसी का कोफिशिएंट, उसी का रेट उसी का कोफिशिएंट, उसी का रेट उसी का कोफिशिएंट, अगर आप कर दोगे तो सब आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, है ना। इस तरीके से बन जाता है। ओके, तो ये तरीका है रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का। तो एक जनरलाइज, अगर हम कोई जनरल केमिकल रिएक्शन ले लें, जनरल केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, तो जनरल केमिकल रिएक्शन जब लेंगे तो जैसे A गैसियस हो जाता है, B गैसियस हो जाता है, विल गिव यू C गैसियस, और D गैसियस हो जाता है, ऐसे करके। तो इसका जो रेट ऑफ, इसको जो हम लोग बोलते हैं दैट कॉल्ड डिफरेंशियल रेट लॉ, क्या कहलाता है, डिफरेंशियल रेट लॉ, क्योंकि हम डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं, d/dt के फॉर्म में लिखते हैं। ये हो जाएगा -1/A dA/dt, कंसंट्रेशन में लिख देना क्योंकि सारे गैसेज हैं तो सबका वॉल्यूम एक ही आने वाला है, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है। 1/B dB/dt हो जाएगा, इक्वल टू 1/C dC/dt हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/D dD/dt हो जाएगा, और इक्वल टू R हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए, यहाँ से हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लो भाई, Yes, sir. मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो है ना वो कंप्लीट कर दिया है। अब आप जो है ना अगली क्लास से आपको होमवर्क देना भी चालू कर दूंगा। केमिकल काइनेटिक्स तो मैं साथ में डिस्कस करता चला जाऊंगा, हो जाएगा, है ना, ठीक है। Yes, sir. So बहुत important chapter है सर। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, हो जाता है, अभी तक कोई टफ क्वेश्चन तो नहीं आया, बहुत ज्यादा आसान ही था, है ना। Yes, sir. लो कहाँ पे भाई, देख लो, आइडियल गैस से नोट करना है। आइडियल गैस कहाँ से बताया था, यहाँ से नोट करना है, नोट कर लो। PDF सेंड कर दूं, अभी कर देता हूँ। हाँ, NCERT साथ में रखो, पढ़ते जाओ, NCERT साथ में रखो और पढ़ते जाओ।